चलिए जी, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और हम सब लोगों ने डिपॉजिटरीज एक्ट पढ़ना शुरू किया था। एक बार फिर से बता देता हूं कि हम लोगों ने किस तरीके से डिस्कशन चलाई थी इस चैप्टर की। देखो, वैसे तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझे तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिटरीज, ठीक है जी। यानी कि चैप्टर का नाम है लॉ रिलेटिंग टू डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। वैसे मैंने आप सबको कहा था कि चैप्टर तो करना ही है, बट काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी आपको सिक्योरिटीज मार्केट से, डिपॉजिटरी के बारे में, डीमेट अकाउंट के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि किस तरीके से ट्रेडिंग के लिए आपको अलग अलग अकाउंट चाहिए होते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट पैसे के लिए चाहिए, ठीक है जी। डीमेट अकाउंट चाहिए आपको किस पर्पस के लिए, सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए। और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है किस पर्पस के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। जब आपको ट्रेड करना है, आपको सिक्योरिटीज देखनी है कि कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, किस प्राइस में अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो जी, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो और उसमें आप ये सारा डाटा देखते हो। जब आपको कोई सिक्योरिटी पसंद आती है तो आप उसे क्या कर लेते हो जी, सिलेक्ट कर लेते हो कि मुझे ये वाली सिक्योरिटी खरीदनी है। और उसके अनुसार फिर क्या करते हैं जी, आप उस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं, कितने यूनिट्स चाहिए ये सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या कर लेते हैं जी, आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से जाती है और सिक्योरिटीज आपके डीमेट अकाउंट में आएगी। ट्रांजैक्शन आपने की ट्रेडिंग अकाउंट से, लेकिन पैसा गया बैंक अकाउंट से, सिक्योरिटीज आई किसमें, डीमेट अकाउंट में। और ये डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपने ओपन करवाया है डिपॉजिटरी के पास। लेकिन जैसे आप किसी बैंक की जो हेड ऑफिस है बैंक का, वहां नहीं जाते अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, आप बैंक का जो एजेंट है, बैंक ने जो अपनी ब्रांच बना रखी है उसके पास जाते हैं अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। ऐसे ही अपने डीमेट अकाउंट को संभालने के लिए आप डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएंगे डायरेक्ट, उनके जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं डिपॉजिटरी के पास, जिसने खुद को रजिस्टर करवा लिया, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसके पास जाते हैं। आई बात समझ में? अब अपा एक अजम्पशन लेकर के चलते हैं। लेट्स अज्यूम कि डिपॉजिटरी है कहीं और रोबिन क्या बन चुके हैं, डीपी बन चुके हैं। इन्होंने खुद को डीपी के तौर पे रजिस्टर करवा लिया। यानी कि रोबिन गया डिपॉजिटरी के पास कि डिपॉजिटरी मुझे ऑथराइज कर दो कि मैं अकाउंट ओपन कर सकूं, लोगों का डीमेट अकाउंट में ओपन कर सकूं। और अपा सारे इन्वेस्टर हैं, मैं एक इन्वेस्टर हूं, आप इन्वेस्टर हैं। हम डीपी के पास जाते हैं और इसको बोलते हैं कि डीपी हमारा डीमेट अकाउंट ओपन कर दो। उस समय पे अगर अपने पास कोई शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक कि मान लो अपने पास कोई शेयर सर्टिफिकेट है, वो शेयर सर्टिफिकेट मैं इनको हैंड ओवर करूंगा कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आप जो मेरा डीमेट अकाउंट ओपन करोगे उसमें ये सिक्योरिटीज भी जमा करवा देना साथ के साथ कन्वर्ट करके। डीपी ये चीज डिपॉजिटरी को बताता है, डिपॉजिटरी कंपनी से फिर कंफर्मेशन लेती है कि हमारे पास ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट आया है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कंपनी वो सर्टिफिकेट लेती है, उसे कैंसिल करती है और अपने रजिस्टर में, कंपनी अपने रजिस्टर में उस शेयर का जो रजिस्टर्ड ओनर है वहां पे नाम हटा करके रजिस्टर्ड ओनर में किसका नाम लिख देगी, डिपॉजिटरी का। और डिपॉजिटरी को क्या कह देगी, ठीक है जी, आप अपने रिकॉर्ड्स में नाम लिख लो, हमारे हिसाब से रजिस्टर्ड ओनर आप हो चुके हैं। अब आपके हिसाब से जो बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि मैं जो डीपी के पास गया था, मेरा नाम क्या होगा, फिर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। और क्या होगा जी, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, मेरे डीमेट अकाउंट में उन सिक्योरिटीज को देख सकता हूं। ये बात थी जो सिक्योरिटीज मेरे पास पहले से हैं, शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास पहले से हैं। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कि नए इशू आ रहे हैं, नए शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, कंपनी इशूअर नया इशू लेकर के आ रही है, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे डीपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि डीपी ये जो कंपनी इशू लेकर के आ रही है, इसमें जो शेयर्स हैं वो मुझे इशू होंगे। दैट इज मैंने अप्लाई किया है, ये शेयर इशू होंगे मुझे। कंपनी के पास ये रिकॉर्ड होता है कि किसने अप्लाई किया है। कंपनी फिर डिपॉजिटरी को बताती है कि देखो जी, इस पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई थी और एप्लीकेशन के बाद हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, इस पर्सन को सिक्योरिटीज मिलेंगी, आप क्या कर दो जी, इसके अकाउंट में ये सिक्योरिटीज हमने अलॉट की हैं। रजिस्टर्ड ओनर में तो डिपॉजिटरी का नाम लिख लेगी कंपनी, बेनिफिशियल ओनर में क्या कहेगी जी, इस पर्सन का नाम लिख लो। बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसको बेनिफिट जा रहे हैं। अब शेयर मेरा है, सिक्योरिटी मेरी है, उसका डिविडेंड मुझे मिलेगा, राइट टू वोट मेरे पास है, सारी चीजें मेरे पास है। आई बात समझ में? जबकि रजिस्टर्ड ओनर की बात करें तो वो डीपी है, मतलब डिपॉजिटरी है, डीपी नहीं। डन, ये अपाने पड़ा था। अब समझो डिपॉजिटरी कौन बनता है। डिपॉजिटरी वो बनता है जिसने परमिशन ले ली कि मुझे डिपॉजिटरी के तौर पे रजिस्टर्ड होना है। अब इसके लिए एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम आपने क्या पढ़ा था, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये वो एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। अब आप सबको लीगल फ्रेमवर्क भी पता होना चाहिए
देखो कल को कोई डिपॉजिटरी बन जाए, वो तो साफ क्या कह सकता है, मैं डिपॉजिटरी हूं और मैं ऐसे काम करूंगा, ये मेरा डिसीजन है। डिपॉजिटरी के जो मन में आए वो उस तरीके का डिसीजन ले सकता है, डीपी को मना कर सकता है, डीपी को ऑथराइज कर सकता है, डीमेट अकाउंट किसी का बंद भी कर सकता है। तो मनमाने तरीके से काम ना चले, इसीलिए डिपॉजिटरी बनाने की जिसने परमिशन दी थी, जिस एक्ट ने, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, उसी ने बताया कि डिपॉजिटरीज काम कैसे करेंगी, एक डिपॉजिटरी की फंक्शनिंग कैसे होगी। जब तक उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तब तक वो क्या नहीं कर सकते, अपना ये डिपॉजिटरी वाला काम नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में दिया है, और इस एक्ट में 5 चैप्टर हैं। आपके कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर हैं? मॉड्यूल के हिसाब से जवाब नहीं होता, कंपनीज एक्ट में। बिल्कुल सही जवाब, कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, ऐसे ही बोल दिया था, हैं? ठीक है जी। और 470 सेक्शंस है। उसी तरीके से डिपॉजिटरीज एक्ट में अगर आप देखोगे तो वो ये चैप्टर्स हैं, यानी कि डिपॉजिटरी एक्ट इन हिस्सों में टूटा है। चैप्टर 1 बताता है डेफिनेशन, चैप्टर 2 बताता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, चैप्टर 3 बताता है डिपॉजिटरी के राइट्स क्या है, डिपॉजिटरी की ऑब्लिगेशंस क्या है, डीपी के क्या राइट ऑब्लिगेशन, 4 बात करता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, एंड 5 और मिसलेनियस जो मुद्दे हैं उनके बारे में। जैसे अगर अपन एक बार के लिए सी हम लोग क्या सर्च करते हैं, डिपॉजिटरीज एक्ट, ये रहा डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। हेलो, देखो ये रहा डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। काफी छोटा सा एक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी है। आ गई वही बात, चैप्टर 1 बात करता है, 2 ही सेक्शन है, एक्ट का नाम क्या होगा, कहां तक एप्लीकेबल होगा, और डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है जी। व्हाट हैपन, यूं ही। चैप्टर 2 सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डिपॉजिटरीज अपना काम कैसे शुरू करेंगे। चैप्टर 3 यही पढ़ा आपने टाइटल, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ठीक है जी, ये रहा, ये हट चुका है ये हिस्सा, कंप्लीट। इतना है डिपॉजिटरीज एक्ट। ठीक है जी। अब आपके सिलेबस में लगभग मान लो सारे ही सेक्शन हैं, और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक एक करके सारे सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑब्जेक्टिव्स। अगेन बता दूं, ये स्टडी मटेरियल जो आईसीएसआई ने दिया है, जो आपके मॉड्यूल है, उसी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसी से हम लोग ये सारा कंटेंट प्रॉपर, ठीक है जी, पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अब ये बात हो रही है किस चीज की, कानून की। एक्ट क्यों बना, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 क्यों बना, क्या जरूरत आन पड़ी थी। तो देखो क्या लिखा है, द डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन, यानी कि ये जो एक्ट है, ये लॉ है, जो ये बना है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस अपेंडेड टू द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एम्स एट प्रोवाइडिंग, मतलब डिपॉजिटरीज एक्ट, ये जो कानून है डिपॉजिटरी को मेंटेन करने वाला, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, इसको बनाया गया तब इसके साथ जो स्टेटमेंट दी गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जब डॉक्टर दवाई देता है ना, तो बताता है ये वाली लिख रहा हूं जी, ये गले में आराम देगी। इसको देने का पर्पस क्या है, गले में आराम देगी। ये वाली रात को सोते हुए लेना, इससे नींद सही आएगी। ये वाली बुखार के लिए है, ये वाली सर दर्द के लिए है, हो तो लेना वरना मत लेना। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 आया है किस लिए, इसलिए आया है ताकि एक लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल बेस तैयार हो सके डिपॉजिटरीज को बनाने के लिए। डिपॉजिटरी के पास जो ओनरशिप रिकॉर्ड्स होता है उसको मेंटेन कर सके, और जो ओनरशिप रिकॉर्ड्स चेंज होते हैं कि सिक्योरिटीज की, आज मेरी ओनरशिप, कल इनकी, फिर इनकी, ये जो ओनरशिप बदलती है, इसका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन हो सके बुक एंट्री के थ्रू। बुक एंट्री का मतलब है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बुक्स में प्रॉपर एंट्री करके रखना कि शेयर का मालिक कौन है। अच्छा, मैं ना अभी शेयर वर्ड बोलूंगा बार बार, सिक्योरिटीज नहीं बोलूंगा, तो आप समझ लेना कि सिक्योरिटीज की बात हो रही है। अगर मैं ये बोलूँ ना शेयर किसका है, उससे होगा क्या, थोड़ा सा माइंड मैपिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। शेयर वर्ड ऐसा है जो जनरली कॉमन यूज में आता है।
इसके अलावा कि डीमेटलाइजेशन करना है शेयर्स का डिपॉजिटरीज मोड में, और ऑप्शन देना है इन्वेस्टर को, मतलब चॉइस होती है, मैं चाहूं तो मेरी मर्जी, मेरा पैसा मैं बैंक में रखूं या कैश रखूं, मेरी मर्जी। इसी तरीके से इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो डीमेट में रख ले, चाहे तो फिजिकल रख ले। हाँ, ऑल दो लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि डीमेट फॉर्म ही अडॉप्ट करनी है। ठीक है जी, कह रहे इन्वेस्टर की मर्जी है, फिजिकल वर्ड में रखना चाहे या डीमेट फॉर्म में रखना चाहे, जैसे उसका दिल करे। एंड मेकिंग द सिक्योरिटीज फंजिबल। फंजिबल का मतलब क्या है? हाँ जी, सेम होना तो उसकी जगह दूसरा। देखो मैं आपको बताता हूँ फंजिबल का मतलब क्या है। ठीक है, घबरा मत जाना, अपनी अमीरी शो करूँ तो मैं। ठीक है, ये मेरे पास पैसे हैं, पॉकेट मनी मिली थी अभी। ठीक है जी, देखो 100 रुपए मैं ये बैंक में जमा करवाता हूँ, मान लो इसका नंबर है 729509। आई बात समझ में? क्या जी? आप बैंक को आओ। हाँ तो गलत क्या है इसमें? हाँ तो ये अच्छा था, अभी विड्रॉ भी तो करूंगा ना। आओ बैंक, बैंक आओ। मेरे खाते में 500, अभी 100 जमा करवाऊंगा, 600 हो जाएंगे, और फिर मैं 600 विड्रॉ करूंगा। बैंक, बैंक, बैंक ब्रांच। सही, जोक्स अपार्ट, आज मैं ये 100 रुपए जमा करवा के आता हूँ बैंक में, कल मैं वापस निकलवाने जाऊंगा 100 रुपए, यही नोट मिलेगा क्या? चेंज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। फंजिबल का मतलब यही होता है कि जो अलग होकर के भी सेम वैल्यू मेंटेन कर सके। ठीक है जी, कि आज अगर आप ये 100 रुपए जमा करवाएं बैंक में, कल को मैं वापस विड्रॉ करूं या एटीएम से विड्रॉ करूंगा, तो मिल तो 100 रुपए जाएंगे, लेकिन उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज को फंजिबल बनाने का मतलब यही है कि मान लो आज मेरे पास 2 शेयर्स पड़े हैं, मैं उनको बेच दूं, ठीक है जी, गए, और 4 दिन बाद दोबारा से 2 शेयर खरीदूंगा, तो ऐसा नहीं है कि वही शेयर आएंगे, सिक्योरिटी नंबर चेंज हो जाएगा, बट वैल्यू 2 शेयर की ही रहेगी। तो ये मतलब होता है। इसके अलावा मेकिंग द शेयर डिवेंचर एंड एनी इंटरेस्ट देयर ऑन पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि फ्रीली ट्रांसफर हो सके, एंड एग्जेम्प्टिंग ऑल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट डिपॉजिटरी फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है जी, कि स्टैम्प ड्यूटी के बिना ही क्या हो जाएंगे? सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी। इस उद्देश्य के साथ किसको लेकर के आए थे? डिपॉजिटरीज एक्ट को लेकर के आए थे। कि डिपॉजिटरीज एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, किस चीज के लिए? सारी सिक्योरिटीज के लिए। ठीक है जी, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना डिपॉजिटरीज के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जो बताएगा किस बारे में? डीमेटलाइजेशन के बारे में, सिक्योरिटीज ट्रांसफर होने के बारे में। ओके जी, डन। अब यहां से डेफिनेशन है कि आप पूरा चैप्टर, पूरा लॉ जब पढ़ेंगे तो क्या क्या डेफिनेशंस आपको देखनी पड़ सकती हैं, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। वैसे हम डिस्कस कर चुके, फिर से बता दूं, और सारे नहीं है ये, कुछ वर्ड्स दिए। सबसे पहले बेनिफिशियल ओनर, इसका मतलब होता है वो इंसान जिसका नाम डिपॉजिटरी के पास है। रजिस्टर्ड ओनर कौन है? इसका मतलब है वो इंसान जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में है, और कंपनी मतलब यहाँ ईश्वर बोल रहे हैं। ईश्वर कौन हो गया? जो इशू करता है सिक्योरिटीज को। आई बात समझ में? बोलो भाई। बेनिफिशियल ओनर कौन है? वो जिसका नाम डिपॉजिटरी के पास। रजिस्टर्ड ओनर कौन? जिसका नाम कंपनी के पास। कंपनी के पास नाम किसका? डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी के पास नाम किसका? इन्वेस्टर का, हमारा। ओके जी। बायलॉज का मतलब क्या है? देखो, डिपॉजिटरीज एक्ट एक कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। डिपॉजिटरी जो लॉ बनाएगी, जो भी रूल्स बनाएगी, उन्हें बायलॉज के नाम से जानते हैं। मतलब डिपॉजिटरी ने जो बायलॉ बनाए हैं अपना काम चलाने के लिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरी? यू नो वेरी वेल, डिपॉजिटरी एक तरीके की कंपनी ही होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जिसको सर्टिफिकेट मिल जाता है किसके पास से? सेबी के पास से। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको सर्टिफिकेट देती है, किस चीज का? कि आप एक्ट कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। किसका काम? किस वाला काम? डिपॉजिटरी वाला। डिपॉजिटरी एक कंपनी ही है जिसको रजिस्टर किया गया है, और रजिस्टर करने के बाद क्या बोला गया?
सेबी ने उसको परमिशन दे दी कि आप डिपॉजिटरी वाले सारे काम कर सकते हैं। ओके जी। ईश्वर कौन होता है? ईश्वर वो कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू कर रही है। डन। ये डेफिनेशंस थी, आपको ऑलरेडी पता भी है। अब सारे छोटे छोटे सेक्शंस है जी, सारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। हर एक सेक्शन अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितनी सारी बातें पता चलेंगी, आप देखते चलना कि कैसे कैसे डिपॉजिटरी का काम चलता है। सबसे पहले आता है जी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरीज। मतलब सर्टिफिकेट किस चीज का? काम शुरू करने का। काम कौन सा शुरू करना है? सिक्योरिटीज ट्रांसफर करवाने का, जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है उसका। तो कह रहे हैं एक डिपॉजिटरी अपना काम शुरू करती है कब? जब उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने की परमिशन शुरू करने का। शादी में गए हो कभी? हाँ जी युवराज, आप शादी में नहीं गए कभी? कोई लेके नहीं गया आपको? हाँ जी, खुद की शादी में नहीं गए? हो रखी है? फिर ये दोष क्यों दे रहा खुद की शादी में नहीं गया? सही बात है, कहने को क्या है इसमें। मेरी जो हुई थी उसमें कहाँ आए थे तुम सब? तब तक थे ही नहीं तुम। तब तो तुम मेरे हिसाब से 6th क्लास में होगे मे बी, है ना? चलो कोई बात नहीं, मुद्दे की बात पे आ जाओ। जब आप शादी में जाते हो, कैटरिंग होती है, कई बार ना जल्दी पहुंच जाते हैं। हुआ है? गोलगप्पे, अगला कहता है अभी शुरू नहीं हुई है कैटरिंग। फिर आप देखते ये तो नहीं मानेगा, दूसरे को ढूंढते। शुरू तो होती है ना, एक मोमेंट पे तो होती है शुरू। आई बात समझ में? कई बार ऐसा होता है कुछ लोग पहले चले जाते हैं ताकि चाउमीन दे दो, अभी शुरू नहीं हुई है। क्यों भाई? पूजा करेंगे पहले, भोग निकालेंगे, वट जिसके जो रिचुअल्स है उस अनुसार फिर वो शुरू होती है। कब शुरू होती है? जब किसी ने परमिशन दे दी। परमिशन कौन देता है? उनका जो हेड है, मैनेजर है, उसको अलो कौन करता है? फैमिली मेंबर, जिसने संभाल रखा है चीजों को। तो डिपॉजिटरीज बन तो गई, लेकिन वो डीपी को रजिस्टर करने का काम, डीमेट अकाउंट ओपन करने का काम, ये कब करेगी? जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किस चीज का? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप अपना बिजनेस शुरू कर लो। सेक्शन 3 डिपॉजिटरीज एक्ट का बताता है, नो डिपॉजिटरी शेल एक्ट एज अ डिपॉजिटरी unless it obtains a certificate of commencement of business from SEBI in such form as may be specified by SEBI Depositories and Participants Regulations 2018। सेक्शन 3 क्या कहता है डिपॉजिटरी एक्ट का? कि किसी भी डिपॉजिटरी को काम करने के लिए अलो नहीं करेंगे, कब तक? जब तक वो क्या ना ले ले जी? सर्टिफिकेट ना ले। किस चीज का? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। एंड सेबी आपको सर्टिफिकेट देगा नहीं। कब तक नहीं देगा? जब तक डिपॉजिटरी सारा कंप्लायंस ना कर दे, जब तक डिपॉजिटरी ये श्योर ना कर दे कि हमारे पास एडिकेट सिस्टम्स एंड सेफ गार्ड्स, मतलब प्रोटेक्ट करने के मेजर्स हैं कि हम संभाल सकते हैं इस काम को। यानी कि जब तक आप सेबी को जा करके सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके नहीं दे दोगे, सेबी आपको क्या नहीं देगा जी? सर्टिफिकेट नहीं देगा। किस चीज का? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। बिजनेस कौन सा? ये सिक्योरिटीज रजिस्टर करने वाला। However, no certificate shall be refused। सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकते unless the depository concerned has been given a reasonable opportunity of being heard। इसका मतलब क्या है? कि मान लो चेतन गया, सेबी मुझे डिपॉजिटरी बना दो। ठीक है जी, मुझे सर्टिफिकेट दे दो, मैंने कंपनी तो बना ली, मैं ये काम शुरू करना चाहता हूं, मुझे आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे दो। सेबी ने मना कर दिया, नहीं मिलेगा। इसने पूछा क्यों? इसी क्यों का जवाब देना है। कह रहे आप किसी को मना नहीं कर सकते, सेबी मना नहीं करेगा डिपॉजिटरी को। कब तक? जब तक उसको आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि उसकी बात नहीं सुन सकते, उसकी बात नहीं सुन लेते जब तक। अगले को मौका दो कि क्यों मना कर रहे हो, अगला एक्सप्लेन करेगा। ठीक है जी, कोई कमी है उसको पूरा करने के बाद सेबी क्या कर देगा जी? सर्टिफिकेट दे देगा। सर कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? कल को तो कोई भी जाके कह देगा कि मैं डिपॉजिटरी बनना चाहता हूं, तो आप अगर डिपॉजिटरी बनना चाहते हो तो ये आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, इफ दे वांट कि उनको काम करना है, कौन सा वाला? डिपॉजिटरी वाला। एनी कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी एलिजिबल टू प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज मस्ट, उसके पास क्या होना चाहिए? कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिटरी सर्विसेज देना चाहता है, उसके पास कम से कम नेटवर्थ हो कितनी? 100 करोड़ की। आई बात समझ में?
वो खुद को रजिस्टर करवाए, यानी कि पहले वो खुद को कंपनी फॉर्म में रजिस्टर करवाए, कंपनी बने। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप बन गई और फिर क्या कह रहे हैं जी, पार्टनरशिप बनने के बाद बोलो भाई कि हमें डिपॉजिटरी सर्विसेज करने की परमिशन दे दो। आप पार्टनरशिप फॉर्म हो, आपको अलो नहीं करेंगे। आपको पक्का पक्का किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा या खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कंपनी में। उसके बाद आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी के पास एज ए डिपॉजिटरी। आपने अपने डिपॉजिटरी ने अपने बायलॉ बना लिए हो सेबी से अप्रूवल लेकर के, एंड हैज वन और मोर पार्टिसिपेंट्स टू रेंडर डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑन इट्स बिहाफ। एक न एक डीपी जरूर रजिस्टर हो आपके पास, क्योंकि आप खुद थोड़ी संभालोगे काम भाई। ऐसे समझो कि आप कह रहे हो जी हमें बैंक बना दो, तो आपकी ब्रांच तो होगी कोई, तो एक तो ब्रांच होगी जहां से डीलिंग हो सकती है। तो डिपॉजिटरी तो बना देंगे, कोई ना कोई तो डीपी होगा जो आपका ये काम संभालेगा। एंड उनको ये श्योर करना पड़ेगा डिपॉजिटरी को कि उनके पास एडिक्वेट सिस्टम्स एंड सेफगार्ड्स हैं, ताकि वो मतलब सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं कि सारा डेटाबेस उलट पुलट हो जाए, ठीक है जी, कि जैसे ही एक पर्सन ने अपने सिक्योरिटी जमा करवाई कि ये सिक्योरिटी मेरी है, वो किसी और के नाम लिख दी, किसी और वाली उसके नाम लिख दी। ऐसा ना हो, कि वो सारा डाटा अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, ये चीज की श्योरिटी देनी होगी। इसके अलावा कानून का पालन करो। भाई मेरी बात समझो, आप कह रहे हो हमें गाड़ी चलाने के लिए अलो कर दो। तुम्हें गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले पास तुम्हारे पास हो क्या, गाड़ी। आई बात समझ में? लाइसेंस तो आप मांगने गए हो कि हमें गाड़ी चलाने की परमिशन दे दो, लाइसेंस दे दो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, गाड़ी। दूसरी बात, चलानी आती हो। आ रही है बात समझ में? तीसरी बात, वो गाड़ी सही है, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइसेंस मिलने के बाद आप कह सकते हो मेरे पास लाइसेंस भी है एंड मैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करूंगा। अगर मैं पालन ना करूं तो क्या कर देना जी, लाइसेंस कैंसिल कर देना। ठीक उसी तरीके से डिपॉजिटरी को डिपॉजिटरी एक्ट का और सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड साथ में जो भी क्राइटेरिया बता दें कि कितने ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्संस, या किस लेवल पे काम कर सकते हैं। जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा जी, डिपॉजिटरी अपना काम कर सकती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। एंड एनी पर्सन, ये बात हो रही है हम सब की, आप सबको पता है डिपॉजिटरी कोई है, रोबिन डीपी है, हम सब इन्वेस्टर हैं, हम सब एनी पर्सन है। एनी पर्सन, हम में से कोई भी थ्रू ए पार्टिसिपेंट, मतलब रोबिन के मदद से, मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कैसे, इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बायलॉज विद एनी डिपॉजिटरी फॉर अवेलिंग इट्स सर्विसेज। कोई भी व्यक्ति डिपॉजिटरी के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकता है, उसकी सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। किसकी मदद से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से। ओके जी, डन। मैंने बताया था एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, डिपॉजिटरी और डीपी के बीच में, और एक एग्रीमेंट होता है किसमें, डीपी और इन्वेस्टर के बीच में। ये इस तरीके से काम होता है। तो यही लिखा है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी के क्या अधिकार और ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के क्या राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं, ईश्वर उस कंपनी के राइट्स ऑब्लिगेशन क्या है। बेनिफिशियल ओनर मतलब इन्वेस्टर, हम सबके क्या अधिकार हैं। ये रोबिन जो डीपी बन के आया है, इसके क्या अधिकार हैं, डिपॉजिटरी के क्या अधिकार है, और वो कंपनी जिसने हमें शेयर्स इशू किए हैं उसके क्या अधिकार, उसके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। तो कह रहे जी एक एग्रीमेंट तो होता है किसके बीच में, एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट। कह रहे एक डिपॉजिटरी को एग्रीमेंट करना पड़ता है एक या एक से ज्यादा डीपी के साथ कि हमें क्या कर दो जी, एजेंट बना लो अपना। डन। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि रोबिन ने जाकर के बोला होगा, हे डिपॉजिटरी मुझे अपना एजेंट बना लो, मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो। डिपॉजिटरी की सर्विसेज क्या है, कह रहे कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, आप, मैं, या जो ये क्लास देख रहा है वो, कोई भी पार्टिसिपेंट के पास जाकर के एग्रीमेंट कर सकता है उस फॉर्म में। जस्ट अभी आपने ये पढ़ा है, ये रहा, सेम है। आगे बात समझ में? इसे यहां से कट भी कर सकते हो, वैसे कर ही देना इसे ऐसे, ठीक है जी। कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेंट की मदद से डिपॉजिटरी से बात कर सकता है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है उसकी सर्विसेज लेने के लिए। उसकी सर्विसेज अवेल करने का मतलब क्या है कि वो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, डीमेट में सिक्योरिटीज को रखना चाहता है, ये सारी चीजें। ओके भाई, बोलो भाई। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी, इसका मतलब बताएगा कोई क्या है? करवा दिया ये मैंने ऑलरेडी।
सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी मतलब शेयर है उसका सर्टिफिकेट, मतलब शेयर सर्टिफिकेट कह लो। जो भी सिक्योरिटी है आपके पास उसका सर्टिफिकेट तो होगा। मेरे पास शेयर्स है तो शेयर सर्टिफिकेट। ये लिखा है कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी जा करके, बताया नहीं था अभी शुरुआत में क्लास के, रोबिन जी ये ले लो जी सर्टिफिकेट्स, इनको कन्वर्ट करवा के क्या कर दो डिजिटल फॉर्म में, डीमेट फॉर्म में मेरे पास क्या कर दो, इन सिक्योरिटीज को ला दो। वही तो बात है। एनी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट थ्रू अ पार्टिसिपेंट शेल सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी फॉर विच ही सीक्स टू अवेल द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी। कोई भी व्यक्ति जो क्या करना चाहता है, पार्टिसिपेंट के साथ एग्रीमेंट करता है कि मुझे डीमेट फॉर्म में चाहिए सिक्योरिटीज, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी सरेंडर करना पड़ेगा। और फिर वो डीपी क्या करेगा, ईश्वर को भेजेगा। लिखा है ना, टू द ईश्वर इन सच मैनर एज मी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। कंपनी को भेजेगा। मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, मैं इसको बोलूंगा डीपी को, ए डीपी सुन ये डीमेट फॉर्म में कर दे, तो ये किसके पास जाएगा, ईश्वर यानी कि रिलायंस के पास। और जाकर के पता क्या बोलेगा कि इसका कन्वर्जन कर दो जी। रिलायंस क्या करेगा, द ईश्वर यानी कि रिलायंस जिसके शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं, ऑन रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी, जब उसे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, शेल कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी एंड सब्सटीट्यूट इन इट्स रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ डिपॉजिटरी एज अ रजिस्टर्ड ओनर। बताया था ना कि जैसे ही भाई जाएगा और जाकर के किसको, डीपी गया और कंपनी को क्या बोलेगा कि कंपनी सुनो क्या कर दो जी, इसको कन्वर्ट कर दो, तो कंपनी चेक करेगी। और कंपनी चेक करके क्या करेगी जी, रिकॉर्ड में से हमारा नाम हटा देगी और किसका नाम लिख देंगे, डिपॉजिटरी का रजिस्टर्ड ओनर में। आगे बात समझ में, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सिक्योरिटी। और डिपॉजिटरी को बता देंगे, जनाब डिपॉजिटरी को क्या बता देंगे, हमने नाम बदल दिया है, इन्वेस्टर की जगह आपका नाम लिख दिया है। आगे बात समझ में। और डिपॉजिटरी क्या करेगी फिर, अपने रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियल ओनर का यानी कि हमारा नाम अब डिपॉजिटरी लिख लेगी। ए डिपॉजिटरी शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईश्वर एंटर द नेम ऑफ पर्सन इन इट्स रिकॉर्ड्स एज द बेनिफिशियल ओनर। डन डन। डाउट है कोई, आ रहा है क्या कोई डाउट, आ ही नहीं सकता, आप सब इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इतने ध्यान से पढ़ रहे हो, तो कहां से आएगा डाउट। सीधी सी बात है, एक एक बच्चा इतने फोकस से पढ़ रहा है तो आएगा भी नहीं डाउट। डन डन। हाँ भाई गुड डे, हाँ डन। ओ गुड डे, पढ़ लिया। चलो फिर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी क्या मतलब है, बेसिक्स है। मेरे शेयर्स मैंने बेच दिए तो ट्रांसफर को रजिस्टर कर देंगे, मतलब डिपॉजिटरी मेरा नाम हटा करके जिसको बेचे, किसको बेचे हैं, इसको, तो किसका नाम आ जाएगा, इसका। सिंपल। एवरी डिपॉजिटरी शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम अ पार्टिसिपेंट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन है, जिसको ट्रांसफर हुआ है, ये गुड़िया। ट्रांसफरर कौन है, जिसने ट्रांसफर किया है, मैं। आई बात समझ में। डन। जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफरर कहलाता है, ठीक है जी। और जिसको ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफरी कहलाता है। कह रहे हर डिपॉजिटरी जब उसको ये चीज पता लगती है, क्या पता लगता है कि एक पर्सन ने ट्रांसफर कर दी है, उसका नाम हटा करके नए वाले का नाम लिख देते हैं, और वो बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है जी, जिसका नाम हटके अब ट्रांसफरी का आ गया। और ट्रांसफरी भी क्या ही कहलाएगा, बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा, और सिक्योरिटीज अब उसकी कस्टडी में रहेंगी। और आपको पता है डीमेट फॉर्म में जब सिक्योरिटीज होती है, मेरे खाते में 2 शेयर पड़े हैं, मैं चाहूं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये 2 शेयर क्या कर दो जी, कन्वर्ट कर दो। आ रही है बात समझ में, समझे क्या, पक्का, पक्का क्या, गूंगे हो, सारे जवाब दे दिया करो फिर। आप भी बोल लो, आपको नहीं कह रहा उसको कह रहा हूं। यस सर यस। हाँ जी तेज बोल, यस सर, पक्का, पूरे जोर से बोलते। हाउस द जोश, यस सर नहीं होता, हाय सर होता है। हाय नहीं इडियट, हाय ज्यादा HIGH, हाँ। और ऐसे थोड़ी होता है मूवी में, हाउस द जोश, हाय सर। चलो करवा दिया ये सेक्शन मैंने आप सबको। ऑप्शंस टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और होल्ड सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी। वो बोलते हैं ना आजकल तुम्हारी जनरेशन के बच्चे, माई लाइफ माई चॉइस, वही वाली बात है। माई सिक्योरिटी, माई सिक्योरिटी
माय चॉइस, चाहो तो डीमेट में रखूं, चाहे तो फिजिकल में रखूं। सेक्शन 8 states that क्या every person subscribing to securities offered by an issuer shall have the option either to receive the security certificates or hold securities with a depository। हर व्यक्ति जिसने सिक्योरिटीज के लिए सब्सक्राइब किया है उसकी मर्जी है, वो चाहे तो क्या कर सकता है जी, फिजिकल सर्टिफिकेट से रिसीव कर सकता है, या चाहे तो क्या कह सकता है जी, मुझे तो डीमेट फॉर्म में होल्ड करनी है। एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग, ठीक है जी, टू सिक्योरिटीज, जो भी ईश्वर ने सिक्योरिटीज ऑफर की है। आज मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मान लो टाटा मोटर्स आकर के कहती है कि हम मार्केट में सिक्योरिटीज ला रहे हैं, अपने शेयर्स ला रहे हैं, तो इन्वेस्टर की यानी कि अपनी, चेतु क्या समझा रहे हैं, ठीक है जी, हमारी मर्जी है, हम चाहे तो अपनी मर्जी से क्या कह सकते हैं जी, या तो हमें सर्टिफिकेट दे दो और या चाहे तो डीमेट में होल्ड कर दो। एंड वेयर अ पर्सन ऑप्ट्स टू होल्ड अ सिक्योरिटी विद अ डिपॉजिटरी, व्यक्ति ने ये बोला जी मुझे नहीं चाहिए, मेरी सिक्योरिटीज तो डिपॉजिटरी के पास होगी, तो इसका मतलब क्या है, डीमेट अकाउंट में होगी। द इश्यूअर शेल इंटीमेट सच डिपॉजिटरी द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। आईपीओ आते हैं, आपको पता होगा चाहे आपने कभी अप्लाई किया हो या नहीं, तो जब आईपीओ में आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, आप कंपनी को ऑफर कर रहे हो कि एक कंपनी मैं तुझे ऑफर देता हूं, क्या तुम मुझे शेयर्स दोगी, कंपनी उसे एक्सेप्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लीगल तो है ही, लॉफुल ऑब्जेक्टिव लॉफुल कंसिडरेशन है, दोनों पार्टीज हैं, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। हम ऑफर देते कंपनी तुम अपने शेयर हमें दोगी, और हमने कंपनी को यह बोला हमें डीमेट फॉर्म में चाहिए, बिकॉज हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट से जब अप्लाई करते हैं, वैसे तो मैंडेटरी कर रखा है सेबी ने लिस्टेड कंपनीज के लिए कि डीमेट फॉर्म में ही आएंगे, और वैसे भी जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अप्लाई करते तो वहां पे डीमेट अकाउंट नंबर चला गया कि है कंपनी हम तुम्हें ऑफर देते हैं, क्या तुम अपनी सिक्योरिटीज हमें दोगी, और अगर मन करे तो ये हमारा डीमेट अकाउंट नंबर है। ईश्वर क्या करता है, सीधा डिप्पी को कहता है ये जिसका भी डीमेट अकाउंट नंबर है इसको हमने इशू कर दिए हैं, ले इसके खाते में डाल दे। यानी कि जब एक पर्सन ने ऑप्शन चूज किया कि मुझे तो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास रखनी है, यानी कि डीमेट फॉर्म में रखनी है, ईश्वर तुरंत प्रभाव से डिपॉजिटरी को बता देता है ये अलॉटमेंट की डिटेल्स हैं, एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी शेल एंटर इन इट्स रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द अलॉटी एज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट सिक्योरिटी। आ गई बात समझ में, कि जैसे ही कंपनी इंटीमेट कर देती है कि इसका नाम लिख दो, ठीक है जी, डिपॉजिटरी शेल एंटर इन इट्स रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द अलॉटी एज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट सिक्योरिटी। ओके डन। पढ़ा है सेक्शन 29 कंपनीज एक्ट में, चैप्टर पढ़ा है, कौन सा है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3, ठीक है जी। ऐसे मत देखना हमारे मॉड्यूल में तो कुछ और है, मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा मैं। कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3 कहता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जिसकी शुरुआत होती है सेक्शन 23 से सेक्शन 42 तक। सेक्शन 1 और 2 है चैप्टर 1 कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 3 से 22 है चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। उसके बाद यहां से आता है 23 से 42 चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसके बाद आता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला, ठीक है जी, ऐसे। फिर मान लो आ गया आपका डिपॉजिट्स वाला, ठीक है जी, 76A तक। फिर चार्जेस आ जाता है, ठीक है जी, 87 तक, 77 से 87 तक। उसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल मीटिंग्स वाला आ गया। ये जो हिस्सा है ना, ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें एक सेक्शन 29 है, ये तुम कंपनीज एक्ट में डिट्टो पढ़ोगे, ठीक है जी। विपिन सर आपको बहुत अच्छे से इसको बता देंगे कि सेक्शन 29 में क्या लिखा है कंपनीज एक्ट में, कि जब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 29 पढ़ोगे विद कंपनीज पैस रूल्स, PAS रूल्स 2014 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स, वो ये कहता है हर लिस्टेड कंपनी, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, जो भी कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करने आई है, एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जो भी बताई गई है, शेल पक्का पक्का इशू करेंगे सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म। कैसे, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड रेगुलेशंस मेड देयर
अंडर। हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर लेके आएगी, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 29 कहता है कि जो भी कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, या जो भी क्लास बताई गई है, ये जो भी क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दी, इनको क्या करना होगा, हमेशा अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करनी है। किसमें? डीमैट फॉर्म में। चॉइस नहीं दी, शेल लिखा है पक्का पक्का। और तो और कह रहे फर्दर, इन केस ऑफ सच क्लास या क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, जो भी बता दी जाएंगी उनको भी क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज शेल बी हेल्ड, मतलब रखनी है और ट्रांसफर करनी है सिर्फ और सिर्फ किसमें? डीमैट फॉर्म में। डीमैट फॉर्म कैसे? जैसे डिपॉजिटरीज एक्ट में बताया और उसके रेगुलेशंस में बताया। और बची हुई सर, उनको दे हैव चॉइस, उनकी मर्जी है। एनी कंपनी अदर देन अ कंपनी मेंशन्ड अबव, इनको छोड़ के ये वाली जो है बाकी बची हुई कंपनी कन्वर्ट कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को किसमें? डीमैट फॉर्म में, और इशू कर सकती है सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में, जैसे उनका दिल करे। होल्ड कर सकती है डीमैट फॉर्म में, और नई इशू करनी है तो मर्जी है किसमें करो जी, डीमैट अकाउंट में कर लो या फिजिकल फॉर्म में कर लो, कंप्लायंस करके। डन। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी एलिजिबल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी मोड में ही हो। इन द स्कीम ऑफ डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन, डिपॉजिटरी लॉ में इन्वेस्टर को सुप्रीमेसी दी गई है। इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है कि वो होल्ड कर सकता है फिजिकल सिक्योरिटीज, या ऑप्शन चूज कर सकता है किस चीज का, मुझे डिपॉजिटरी बेस्ड ओनरशिप चाहिए। डिपॉजिटरी बेस्ड ओनरशिप का मतलब क्या है? हाँ, आई वांट माय सिक्योरिटीज इनटू माय डीमैट अकाउंट, ये चॉइस दी गई है। ओके जी। हाँ, लेकिन नया इशू जब आता है, हाउएवर इन केस ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सारी सिक्योरिटीज इशूड हैव टू बी इन डीमैट फॉर्म ओनली। हाँ, उसके बाद इन्वेस्टर की मर्जी है। हाउएवर आफ्टर दैट इन्वेस्टर विल ऑल्सो हैव द फ्रीडम, की चॉइस है, वो चाहे तो डिपॉजिटरी मोड से किस में आ सकता है, फिजिकल मोड में, और फिजिकल मोड से डिपॉजिटरी में। भाई मेरे को डीमैट में मिल गए, अब मैं क्या बोलूंगा, डिपॉजिटरी को बोलूंगा, हे डिपॉजिटरी मुझे क्या कर दो, फिजिकल सर्टिफिकेट्स दे दो इसके, मुझे नहीं रखना डिजिटल मोड में। डिपॉजिटरी किसको जाके बोलेगी? कंपनी को, ईश्वर को। और ईश्वर क्या करेगा, डिपॉजिटरी का नाम हटा के रजिस्टर्ड ओनर में मेरा नाम लिख देगा और सर्टिफिकेट बना के दे देगा। एक हफ्ते बाद मेरा मन कर रहा है, मुझे तो डीमैट फॉर्म में चाहिए, बेचनी है, अब सर्टिफिकेट किस किस को दर दर भटकता फिर, है ना, किधर बदर भटक रहा हूं। तुम्हें शेयर चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, मान लो मान भी गया, मैंने बोला तुम्हें चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, ये क्या बोलेगी, डीमैट अकाउंट में, मेरे पास तो क्या है, सर्टिफिकेट, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वैसा वर्षा, मतलब फिर से डीमैट फॉर्म में। अब डिसीजन जो है, वेदर और नॉट टू होल्ड सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी मोड, एंड इफ इन द डिपॉजिटरी मोड, तो कौन सा डिपॉजिटरी, कौन सा पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर की मर्जी है। बैंक में अकाउंट है, कौन सा बैंक, कौन सी ब्रांच, बताओ। अरे मर्जी है, मैं पूछ रहा हूं कौन सा बैंक है, कौन सा अकाउंट है। पीएनबी में अकाउंट है, कौन सी ब्रांच में है, क्यों? हाँ भाई, ये कह रही है कानपुर ब्रांच में है जी हमारा खाता है। खानपुर, ये कहाँ है? नहीं जी, मैंने पहली बार सुना है। बीपीएसयू, अब ये क्या है? हाँ, गोहाना सुना है। अच्छा वहां है, अच्छा पास में ही है। गोहाना के पास खानपुर है, खानपुर के पास गोहाना है, दोनों आसपास। अच्छा, तुम्हारा गांव उन दोनों के बीच में है। अच्छा, दोनों तरफ खानपुर और गोहाना। सी, आपने वहां क्यों खुलवाया अकाउंट, मर्जी है। तो ऐसे ही कौन सी डिपॉजिटरी, कौन सा डीपी, चॉइस है आपकी, जहां दिल करे वहां अकाउंट ओपन करवा लो। कौन सी सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में या डिपॉजिटरी के पास अवेलेबल है, लिखा है कि इनके पास अवेलेबल है, बोलो भाई, बोलो भाई। डन। होमवर्क है, ये पढ़ के आएंगे आप यहां से लेकर के, ज्यादा नहीं दे रहा काम, बहुत थोड़ा सा दे रहा हूं, इतने से सेक्शन करके आने बस, सेबी से पहले पहले। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।